नेक्स्ट हम इसमें इंथाल्पी स्टडी करने लगे हैं और वो कौन सी इंथाल्पी है, दैट इज कॉल्ड एज इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। ये हम पहले कंबस्टन पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी इंथाल्पीज को स्टडी करेंगे। इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होती है? अगर हमारे पास किसी भी सबस्टांस, इसको हम डेल्टा H नॉट इंटू सी से जाहिर करते हैं, और सी फॉर कंबस्टन और नॉट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम ये कहते हैं कि इसका यूनिट भी क्या होगा, किलो जूल पर मोल होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी सबस्टांस हो और सबस्टांस का 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ सबस्टांस हो, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी लेनी है, इन एक्सेस बहुत ज़्यादा लेनी है, इसकी मौजूदगी में इसको हीट किया जाए, बर्न किया जाए, तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, कंप्लीटली कंबस्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर 1 मोल सबस्टांस हो, उसको आपने कंबस्ट करना है, हीट करना है और फ्लेम से कंबस्ट करना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम ये कहते हैं कि जो उसके लिए हीट एनर्जी जो है, यहाँ से हीट एनर्जी जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और +3H2O वाटर वेपर्स बनाएगा। तो हमारे पास ये 3 ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन कितनी लेनी है, इन एक्सेस, और इथाइल अल्कोहल के कितने मोल लिए हैं, 1 मोल। तो यहाँ से हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी डेल्टा H नॉट इंटू सी, वो कितनी होगी, वो होगी -1368 किलो जूल पर मोल। ये इसकी इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास मीथेन एक नेचुरल गैस है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्ट करना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हीट करना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जब हीट करेंगे, इससे हीट एनर्जी जो इवॉल्व होगी उसको हम इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन बोलेंगे, वो -895 किलो जूल पर मोल होगी, उसको हम नाम देंगे इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है। नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करने लगे हैं वो है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम डेल्टा H नॉट इंटू N से जाहिर करते हैं। तो होता ये है डियर स्पेक्टेटर्स कि अगर हमारे पास H जो है, ये कोई भी एसिड है, सॉल्यूशन में वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, अगर कोई बेस है तो वो भी आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, और ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या चेंज आती है, इसका हाइड्रोक्सल और इसका H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये जो सोडियम है और क्लोराइड है ये सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं। नेट चेंज क्या आई है? नेट चेंज ये आई है कि एसिड का प्रोटॉन बेस के हाइड्रोक्सल से मिला है और उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस हो गया है, तो यहाँ से हीट एनर्जी खारिज होती है। तो जब भी 1 मोल H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड वो कंबाइन होता है किसके साथ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम बेस, ये इसके साथ कंबाइन होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
और उसके नतीजे में 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ से हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती है उसको इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। ये हमेशा इवॉल्व होगी -57.2 और समटाइम 3 भी इसको बोलते हैं। इतने किलोजूल पर मोल, इतनी हीट एनर्जी हमेशा क्या होगी, इवॉल्व होगी। इसको हम नाम देंगे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम ये कहते हैं कि इसको हम डिफाइन करने लगे हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड combine with 1 mole of hydroxyl ion from base to form 1 mole of water, the amount of heat energy evolved under standard condition of temperature and pressure is called as enthalpy of neutralization। तो हम ये कहते हैं कि इंथाल्पी ऑफ, एक क्वेश्चन भी आता है, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of all strong acids and bases, जितने भी strong acid हैं या bases हैं, will remain same, ये सेम रहती है। और कितनी होती है, -57.3 किलोजूल पर मोल। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है तो आप जो मर्जी एसिड यूज़ कर लें, से HCl की जगह HNO3 भी यूज़ करेंगे तो वो भी H पॉजिटिव आयन ही देगा, और NaOH की बजाय आप KOH भी यूज़ करेंगे तो वो भी हाइड्रोक्सिल आयन ही देगा, और उसके नतीजे में भी वाटर ही प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये हमेशा वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है क्योंकि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयन एंड दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। सो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम, और ये नेचर ऑफ एसिड और नेचर ऑफ बेस पे डिपेंड नहीं करती, चाहे जो मर्जी एसिड यूज कर दे, जो मर्जी बेस यूज कर दे। अब उसके बाद लास्ट इंथाल्पी है और उसका नाम होता है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन हो किसकी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, इसको इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं, और आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो, और अगर 1 मोल सब्सटेंस हो तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप डिज़ोल्व करोगे किसके अंदर, इन वाटर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो हीट एनर्जी यहाँ से क्या होगी, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी और एब्जॉर्ब होगी, उसको हम नाम देंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। साथ उसने एक लाइन भी लिखी हुई है, सो दैट फर्दर डाइल्यूशन विल नॉट चेंज द इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि आप एक ही दफ़ा 1 मोल सब्सटेंस को किस में डिज़ोल्व कर दोगे, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में। तो इसका मतलब है कि आपने सॉल्वेंट कितना लेना है, बहुत ज़्यादा ले लेना है एक ही दफ़ा, और उसमें उसको डिज़ोल्व कर देना है। जो भी हीट एनर्जी निकलनी है या जज़ब होनी है एक ही दफ़ा हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं ऊपर से और भी सॉल्वेंट डाल दो, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं होगी। हम इसको दोबारा डिफाइन करने लगे हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट under standard condition of temperature and pressure, amount of heat energy evolved or absorbed so that further dilution का क्या मतलब है, मजीद सॉल्वेंट डाल दो, जो भी हीट एनर्जी निकलनी है या जज़ब होनी है एक ही दफ़ा हो चुकी होगी। फर्दर डाइल्यूशन जो है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फर्दर डाइल्यूशन मीन एक ही दफ़ा सॉल्वेंट एक्स्ट्रा होगा,
सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, मज़ीद सॉल्वेंट डाल भी दो, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन अनचेंज रहती है। अब उसके बाद है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम पानी के अंदर एक्वा स्टेट में लेकर जाते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में अमोनियम का केटाइन बनता है एक्वा स्टेट में और क्लोराइड का एनाइन बनता है एक्वा स्टेट में, और इसकी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है +16.1 किलोजूल पर मोल। इसको हम इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। और सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम एक्वा स्टेट में लेकर जाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो सोडियम का केटाइन बनता है एक्वा स्टेट में और कार्बोनेट का एनाइन बनता है एक्वा स्टेट में। तो इसकी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव में होती है -25 किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाल देना है ताकि एक ही दफ़ा जितनी हीट एनर्जी निकलनी है या जज़ब होनी है हो जाए, उसके बाद फर्दर डाइल्यूशन जो है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा।